आज की क्लास हमारी जो है ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 है, भारत में राष्ट्रवाद। सामाजिक विज्ञान में भी कुछ जो सोशल साइंस में परिवर्तन हुए हैं, कुछ चेंज हुए हैं, ठीक, कुछ चैप्टर जो हैं वो हट गए हैं, ठीक है। तो उन चैप्टरों को तो नहीं पढ़ाया जाएगा अभी। जो चैप्टर ये तीनों पढ़ाए गए इनमें से अभी कोई नहीं हटा है, इसके बाद वाले हटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर जो अगले हट गए हैं उनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर 3 है उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आज हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाया, ठीक है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाएंगे, अति लघुत्तरीय भी प्रश्न करवाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे और विस्तृत उत्तरीय सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। तो देख लीजिए, लघुत्तरीय कुछ प्रश्न हैं वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या देख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लघुत्तरीय वाले प्रश्न है और ये कितने नंबर तक में आते हैं तो वो भी देख लीजिए। देख लीजिए, ये लिखा है 3 अथवा 5, ठीक है। 3 से लेकर ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं इसका, लघुत्तर वाले का, ठीक है। तो चलिए पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ा दिया गया था, असहयोग आंदोलन विस्तृत उत्तरीय में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 3 जो प्रभाव हैं वो पूछे गए हैं, पिछली क्लास में आपको बताया भी गया था। तो चलिए देख लेते हैं इन प्रभावों को। वो 3 प्रभाव कौन कौन से हैं, 3 की जगह इसमें 4 लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे हेडिंग डालकर भी बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर सको। तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं। तो देखिए, एक मिनट, ये भी लिख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए, तो क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पहला प्रभाव क्या था। पहला प्रभाव था कि खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया गया, ठीक है। पहली बात क्या थी कि जो खिलाफत आंदोलन था और असहयोग आंदोलन दोनों एक ही साथ चलाए गए थे। और क्या दूसरा क्या था, दूसरा था इसका प्रभाव कि इसको अलग अलग चरणों में चलाना, ठीक है। इसको क्या किया गया, अलग अलग चरणों में चलाया गया। तीसरी बात थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, ठीक है। जब ये प्रभाव असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि हम लोग क्या करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, ये सलाह दी गई सभी को, ठीक है। चौथा जो प्रभाव था वो अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस कर दिया गया। यहाँ पे जो अंग्रेजों ने भारतीयों को उपाधि दी थी वो वापस कर दी, जैसे गांधी जी को दी गई थी। और यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी, ठीक है। और 5वां था हमारा सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि को छोड़ना, ठीक है। तो 5वां प्रभाव था कि सरकारी जो अंग्रेज होते थे वो सरकारी कार्यालय और स्कूल में क्या करते थे, जो भारतीय शामिल हुए थे तो उन्होंने क्या किया, सरकारी कार्यालय और स्कूल को छोड़ना भी प्रारंभ कर दिया। तो ये कुछ प्रभाव थे असहयोग आंदोलन के जो हमने पढ़ लिए। इसमें आपको 3 प्रभाव बताने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5 बता दिए गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, वैसे तो हम विस्तार में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बार हम अगर इसको लघु उत्तरीय में भी पढ़ लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन था, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, ठीक है। क्यों खिलाफत जो ये आंदोलन था उसको प्रारंभ किया गया था, क्या ऐसे कारण बन गए थे कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करना पड़ा था। तो पहला जो कारण था, सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, तो पहला यहाँ पे कारण था तुर्की साम्राज्य, मतलब खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान। तो तुर्की साम्राज्य था उस समय, खलीफा साम्राज्य था, तो उसका अंग्रेजों द्वारा अपमान किया जाने लगा, ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, उसके बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग समझौता जो किया गया, ठीक है, उसके कारण भी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का जन्म हुआ। तीसरा कारण था यहाँ पे असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों का मिलकर
खिलाफत आंदोलन के साथ करना। तो असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुसलमानों का मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन में साथ देना। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लीजिएगा। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तथा मुसलमानों का जब मुसलमान भी उसमें साथ में मिले थे और दोनों ने आपस में क्या किया था, हिंदू मुसलमानों ने आपस में मिलकर के खिलाफत आंदोलन को भी जन्म दिया था, मतलब साथ किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के साथ साथ उन दोनों लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन का भी क्या किया था, साथ दिया था। ठीक है, तो ये मुख्य कारण थे हमारे। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज्य की अवधारणा क्या थी। ठीक है, असम में जो बेचारे मजदूर थे, ठीक है, वो काम करते थे चाय के बागानों में। ठीक है, तो उनमें स्वराज्य की जो अवधारणा थी, ठीक है, वो क्या थी, किस प्रकार की अवधारणा थी स्वराज्य की? तो देखिए, सबसे पहली जो अवधारणा थी उनके मन में, वो थी अनुबंध के नियमों का उल्लंघन। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, जो नियम, कायदे या कानून बनाए गए थे उनका उन्होंने क्या किया था, उल्लंघन किया। ठीक है, और दूसरी बात थी कि चाय बागानों से बाहर निकलना। जो चाय के बागान थे वहाँ से वो क्या करने लगे, बाहर निकलने लगे। तीसरी बात थी कि असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुआ। वो क्या, तो जो मजदूर थे बागान वाले, चाय वाले, वो सभी मजदूर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने लगे। और चौथी उनके जो मन में स्वराज की अवधारणा थी, उसका कारण था कि कृषि भूमि तथा सुख साधनों को प्राप्त करना। वो भी कृषि भूमि और सुख साधन को प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो हमारे 4 इम्पोर्टेंट कारण थे कि क्यों स्वराज की अवधारणा उन मजदूरों में विकसित हुई। ठीक है, तो ये 4 कारण थे जिससे मजदूरों में जो है वो स्वराज की अवधारणा विकसित हुई। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। देख लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहा है भारतीयों ने, अभी तुम पीछे से विस्तृत में तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो क्यों किया था, तो पहला कारण यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया था कि ये जो था ये समय से पहले ही गठन हो गया था इसका। ठीक है, इसका गठन कैसे हो गया था, तो इसका जो गठन होना था वो समय से पहले हो गया था। दूसरा इसका कारण था, ठीक है, किस लिए विरोध किया गया, कि शासन में सुधार जैसी इसमें कोई बात नहीं थी। जब साइमन कमीशन आया, पत्र आया, तो उसमें देखा गया कि उसमें शासन में सुधार जैसी कोई बात ही नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका विरोध किया गया। तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा था हमारा, एक भी भारतीय को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मतलब एक भी भारतीय इसमें सम्मिलित नहीं था, सभी क्या थे, विदेश थे। ठीक है, सभी अंग्रेज थे, शामिल थे, और एक भी भारतीय साइमन कमीशन की जो सदस्य होते थे, ठीक है, उन सदस्यों में एक भी भारतीय को साइमन कमीशन में की रिपोर्ट जो आई थी उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इस तरह से भी इसका विरोध किया गया। तो ये मुख्य कारण थे साइमन कमीशन के विरोध के। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं विस्तार से, अब इसे शॉर्ट रूप में पढ़ ले। तो क्यों विरोध में थे, तो पहला कारण था कि वो इसलिए विरोध में थे क्योंकि इसे काला कानून भी कहा गया है, और ये काला कानून था। क्यों काला कानून था, इसमें जो अंग्रेज थे वो अपने मन की करते थे। ठीक है, किसी की, भारतीयों के जो थे वो किसी की बात न मान करके अपने मन का करते थे, इसलिए इस जो कानून है रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई, और यह एक काला कानून था। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया। दूसरा कारण था यहाँ पे कि इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता। ठीक है, ये कानून जो बनाया गया था रॉलेट एक्ट, इस कानून, इसमें लिखा हुआ था कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी को, ठीक है, किसी को भी लंबे समय, चाहे वो बेगुनाह हो या गुनाह हो, ठीक है, गुनाह मतलब गार हो, किसी को भी लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता है, और कोई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका विरोध इसलिए भी किया गया। तीसरा कारण था कि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण में करने के लिए लाया गया था। ये जो विश्व था,
ये जो युद्ध था, रॉलेट एक्ट जो था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण में करने के लिए लाया गया था। चौथी अगर इसमें बात करें तो मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो वो अंग्रेज सोच रहे थे कि हम क्या करें, भारतीय जनता को अपने नियंत्रण में ले आए, इसलिए उन्होंने इस रॉलेट एक्ट को लाए और इसीलिए भारतीयों द्वारा इनका विरोध किया गया। ठीक है। और चौथा यहीं पे कारण था कि विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखना। ठीक है। पहले जब विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों से सहायता मांगी गई थी, तो वहाँ पे इसे बोला गया था कि रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों द्वारा बोला गया था कि रॉलेट एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट को खत्म नहीं किया, परंतु क्या किया, इसे बनाए रखा। इसलिए भी जो भारत की आम जनता थी उसने इसका विरोध किया। ठीक है। तो ये विरोध के मुख्य कारण थे जिनके द्वारा जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे 2 क्वेश्चन यहीं पे शामिल है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों कर लिया। ठीक है। क्यों उन्होंने जो पहले चलाया था असहयोग आंदोलन उसको वापस क्यों लिया, आखिर क्या कारण था, क्यों वापस लिया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। ठीक है। गांधी जी उसको कैसा बनाना चाहते थे, अहिंसा, मतलब कोई भी हिंसा, कोई भी मार पीट इसमें नहीं करना चाहते थे। ठीक है। वो एक अहिंसा पर आधारित आंदोलन ही चाहते थे, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उसमें, ठीक है, उन्होंने क्या की, हिंसा फैला दी। क्या फैला दी, हिंसा, जिस कारण से महात्मा गांधी को दुख हुआ और जो आंदोलनकारी थे उसमें क्या आ गई, निरस्ता आ गई थी बाकी। ठीक है। तो इस तरह से जो आंदोलनकारी थे उन्होंने कहा कि हम हिंसा मतलब मारपीट करेंगे तभी अंग्रेज भगेंगे यहाँ से, नहीं तो ये भगेंगे नहीं। लेकिन महात्मा गांधी इस तरह से तैयार नहीं थे। ठीक है। वो अहिंसा पर ही करना चाहते थे असहयोग आंदोलन को। ठीक है। आगे तीसरा कारण था कि चौरी में आंदोलनकारियों द्वारा 22 पुलिस वालों को, यहाँ पे जो कुछ गरम दल के थे जैसे बाल पाल और क्या विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल बाल और पाल, ठीक है, तो और लाल बहादुर मतलब लाला लाजपत राय। ठीक है। ये 3 जो थे मेन, यही 3 याद हैं, और कई थे यहाँ पे आंदोलनकारी, लेकिन ये जो 3 थे ये मेन थे। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, चौरी चौरा में क्या किया था, 22 पुलिस वालों की जो चौकी थी, चौकी होती है वहाँ पे 22 पुलिस वाले थे, उनको जिंदा जला दिया था। ठीक है। तो इस कारण भी गांधी जी को बहुत गुस्सा आया। गांधी जी चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा और इस तरह का कोई भी काम ना हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ आंदोलनकारी थे उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। तो इस कारण गांधी जी ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, और इसी प्रकार से जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया। आगे बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, पहली जो विशेषता थी गांधी इरविन समझौते की कि ये जो समझौता हुआ ये 5 मई 1931 को हुआ था। किस तारीख को हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मई 1931 को। किस तारीख को हुआ था, 5 मई 1931 को। दूसरा यहाँ पे क्या क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो सविनय उस समय अवज्ञा आंदोलन था, वो चल रहा था, उसे स्थगित कर दिया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। ठीक है। तीसरा, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है। इस समझौते में ये भी कहा गया था कि जो पुलिस वालों ने अत्याचार किए हैं उसकी निष्पक्ष जांच भी की जाए। ठीक है। आगे जो चौथा नंबर था कि क्या विशेषता थी इसकी, तो इसकी विशेषता कि नमक पर लगाए गए सभी कर हटाए जाएं। जो नमक था, खाने का नमक, उस पर जो था अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। तो इस समझौते में जो गांधी इरविन समझौता किया गया उसमें ये बात कही गई कि नमक पर जो लगाए गए कर है वो सभी कर हटा दिए जाएं, तभी हम ये समझौता करेंगे। तो ये जो मेन जो विशेषताएं थी समझौता की, ठीक है, समझौते की जो की गई थी, तो ये मेन हमारी 4 विशेषताएं थी, मतलब इसकी जो
ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं छोटी सी टिप्पणी के रूप में। तो देखिए सबसे पहले कि गांधी जी ने जब सन 1930 को डांडी नामक स्थान पर नमक कानून को शुरू किया था, ठीक है, नमक कानून तोड़कर शुरू किया था, ठीक है, तो 1934 तक ये आंदोलन चला, ठीक है, ये किस सन तक चला, 1934 तक। गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेजों, विधायकों, विधान पालिका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ करना कहा, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या क्या बोला कि विद्यार्थियों द्वारा कहा गया कि स्कूल कॉलेज का विरोध करो, विधायकों, विधान पालिका और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यहाँ पे जो अपने देश की वस्तुएं, जैसे इस समय कहा जा रहा है, तो अपने स्वदेश मतलब अपने देश की वस्तुओं को हमें अपनाना चाहिए, बाहरी विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे किया गया। और अगली बात की गई कि मुस्लिम एकता पर बल देना, ठीक है, जो मुसलमान थे और हम हिंदू कहा नहीं जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में क्या होते हैं, भाई भाई। तो इस तरह की जो प्रथा थी, मतलब इस तरह की जो उनकी जो वो थी, ठीक है, गांधी जी ने ये भी चलाया कि हम मुस्लिम एकता पर बल देना, उन लोगों की एकता पर भी बल देना स्टार्ट कर दिया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उनमें भी एकता, मतलब हिंदू मुसलमानों में दोनों में एकता पर बल देना भी स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 था कि 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते का क्या महत्व था, ठीक है, यहाँ पे महत्व पूछा गया। आखिर महत्व क्या था? तो महत्व था कि 1916 ईस्वी में जो नरम दल थे, दो दल थे, आपको पता ही होगा, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो जब 1916 का लखनऊ समझौता होता है तो इसमें क्या होता है, दो दल में बट जाता है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, वो दोनों एक मंच पर आ जाते हैं। जब लखनऊ समझौता होता है तो नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक ही मंच पर आ जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच समझौता हो जाती है, ठीक है, कांग्रेस सरकार और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। तीसरा क्या महत्व था? तीसरा था कि दोनों ने संयुक्त होकर, हिंदू मुसलमानों ने या कांग्रेस या मुस्लिम इस तरह से बोल सकते हैं, तो दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना किया, ठीक है। और चौथा नंबर था कि बाल गंगाधर तिलक का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। किसका योगदान? देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे पूछा गया है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, असहयोग आंदोलन में उनके योगदान को बताइए। तो देखिए अल्लूरी जो सीताराम राजू थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था, ठीक है, और ये एक रोचक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? ये रोचक व्यक्ति थे और इन्हें खगोलीय ज्ञान भी प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जिससे वो लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक है। ये गांधी जी के प्रशंसक भी थे। ये कैसे थे? गांधी जी के प्रशंसक थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने को कहा, ठीक है, उन्होंने दो चीजें कहा। क्या बोला? कि खादी वस्त्र पहनिए और शराब को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा है। गांधी जी अहिंसा पर बल देते थे, लेकिन जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा कि हमें हिंसा द्वारा ही जो अंग्रेज हैं ये यहाँ पे हमारे देश को छोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला जो 1924 ईस्वी में इन्होंने काम किया, तो 1924 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इन्होंने पकड़ लिया और इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। 1924 ईस्वी में जो अल्लूरी सीताराम राजू थे उनको फांसी दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जो मुख्य योगदान उन्होंने किया उसके बारे में आपसे बताया गया यहाँ पे। चलिए यहीं से हमारी जो है आज की क्लास भी फिनिश होती है।